नमस्कार। पहले वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास के बारे में जाना था। आज हम लोग बाल विकास के पार्ट 2 में उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में बात किया था, फिर बाल मनोविज्ञान के बारे में बात किया था, बाल विकास के बारे में बात किया था और उसकी जो प्रमुख परिभाषाएँ हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब उसी के अगले अंक में हम लोग आज अब विशेष तौर से अभिवृद्धि और विकास के बारे में बात करेंगे कि अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। आज का जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने मनोविज्ञान का परिचय देखा था, कुछ उसका फैक्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में पंपोनाजी ने इसे मन का विज्ञान कहा था। 19वीं शताब्दी में विल्हेम वुंट, ठीक है, विल्हेम वुंट ने इसे चेतना का विज्ञान कहा था। और 20वीं शताब्दी में जेबी वॉटसन ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा था, जो आधुनिक अवधारणा भी हम इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिएगा 1879 में जर्मनी में विल्हेम वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और भारत में 1916 में डॉक्टर एन सेन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, इन्होंने सबसे पहले भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये फैक्ट इसको याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये प्रश्न आता है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र कब खोला गया। तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हेली के द्वारा खोला गया था। ठीक है, विलियम हेली के द्वारा प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था, जिसमें बाल अपराधियों के व्यवहार को समझने की कोशिश की गई, उसमें सुधार लाने का प्रयास करने के उद्देश्य से जो है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना किया गया था। फिर बालक के विकास का प्रथम विवरण 1774 में पेस्टालोजी ने प्रस्तुत किया था। पेस्टालोजी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, फिर देखिएगा बाल मनोविज्ञान की अवधारणा सबसे पहले बर्क ने प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम इसके अगले पॉइंट में, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला जो टॉपिक है ये हमारा है अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है और इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे तो अभिवृद्धि और विकास का जो शाब्दिक अर्थ है इसको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अभिवृद्धि का अर्थ क्या है? बढ़ना, यानी कि किसी भी चीज़ की अगर कोई लंबाई बढ़ रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है, तो उसको जो है अभिवृद्धि के अंतर्गत हम समझेंगे। और साथ ही साथ विकास का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण आकृति, रूप में परिवर्तन या संपूर्ण अभिवृद्धि संगठन को हम विकास की श्रेणी में रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के दांतों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, दांतों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि यह अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि दांतों की संख्या बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन दांतों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अगर दांत हमारे मजबूत हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसका विकास हो रहा है। ठीक है, उसका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए, अच्छा यहाँ पर लिखा गया कि संपूर्ण अभिवृद्धि संगठन का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ की लंबाई बढ़ रही है, किसी व्यक्ति के पैर की लंबाई बढ़ रही है, हाथ की लंबाई बढ़ा, पैर की लंबाई बढ़ा, और ये सारे मिल करके एक साथ अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको विकास के अंतर्गत किया जाएगा। और इनकी जो संख्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, या किसी व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए अभिवृद्धि के अंतर्गत आमतौर पे आंतरिक एवं बाह्य अंगों में परिवर्तन होता है। जैसे भार में परिवर्तन हो जाए, हड्डियों दांतों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, कोशिकाओं में परिवर्तन हो जाए, ये सारे जो परिवर्तन होते हैं ये सभी अभिवृद्धि के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जबकि विकास एक व्यापक शब्द को समेटे हुए है। इसके अंतर्गत मनुष्य के सभी आयामों में होने वाले परिवर्तन मिल करके विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के अंदर शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, मानसिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, संवेगात्मक परिवर्तन हो रहा है,
भाषाई परिवर्तन हो रहा है, नैतिक परिवर्तन हो रहा है या संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है, ये सभी मिल करके जो है विकास के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो ये मौलिक अंतर होता है हमारा अभिवृद्धि और विकास में। तो आइए कुछ और इसमें कुछ फैक्ट्स को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब जो हमारा अभिवृद्धि होता है, अभिवृद्धि में परिवर्तन केवल संख्यात्मक या मात्रात्मक होता है, परिमाणात्मक नहीं होता है। ठीक है, परिमाणात्मक संख्यात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक होता है। ठीक है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको तौल सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है, विकास में जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथों की लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ने के साथ साथ अगर उसके हाथ मजबूत भी हो रहे हैं, कुछ वजन भी ले रहे हैं, तो ये विकास के अंतर्गत जो है इसको हम समझेंगे। ठीक है, फिर आइए देखते हैं। अभिवृद्धि केवल एक निश्चित समय के लिए होता है या सीमित आयु तक होता है। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं कि जो किशोरावस्था होता है उसे परिपक्व अवस्था कहा जाता है, क्योंकि उस उम्र तक व्यक्ति का लगभग संपूर्ण विकास हो गया रहता है। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था के बाद किसी व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो होता है एक निश्चित आयु तक होता है, लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं है। विकास किसी व्यक्ति का इतना भी हो सकता है कि एक दिन चल करके वो भगवान महावीर भी बन सकता है, भगवान बुद्ध भी बन सकता है, यानी कि इतना वो अपने अंदर का विकास कर सकता है कि वो एक उच्च कोटि की सीमा तक जो है वो पहुंच सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ये मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली की एक प्रक्रिया है और विकास बंद नहीं होता है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट इसमें। अभिवृद्धि केवल धनात्मक होता है, यानी कि दांतों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, चीज़ें बढ़ती हैं, मात्राएं बढ़ती हैं, तो इसलिए तो अभिवृद्धि को हमेशा धनात्मक श्रेणी में माना जाता है। लेकिन विकास जो होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत अच्छे से विकास करके सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करके बहुत अच्छे पद पर पहुंच चुका है, लेकिन उसको कुछ गलत संगत पड़ गई है या कुछ बुरी आदतें उसके अंदर आ गई है, जिसकी वजह से उसके पूरे व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उसका विकास ऋणात्मक दिशा की ओर जा रहा है। इसलिए विकास धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी आपका हो सकता है। अभिवृद्धि क्रमिक होता है, हमेशा क्रम से होता है। जैसे किसी बच्चे के मुँह में पहले दूध के दांत आते हैं, फिर धीरे धीरे उसके अस्थाई दांत आते हैं, तो इसका एक क्रम होता है। ऐसा नहीं होता, कोई बच्चा ऐसा नहीं आएगा जिसके पहले मुंह में अस्थाई दांत आएंगे फिर उसके बाद से दूध के दांत आएंगे। तो हर चीज़ का एक क्रम होता है, अभिवृद्धि अपने क्रम से ही होता है। फिर विकास को भी मैंने बताया कि विकास की कोई सीमा नहीं होती है। अजय, अभिवृद्धि निश्चित दिशा में होता है। अभिवृद्धि बाह्य रूप से नजर आता है। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी लंबाई बढ़ रही है या उसके शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, कोशिकाओं में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमको जो है देखने से पता चलता है। लेकिन विकास जो होता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विकास के लिए दो हमारे आधार होने चाहिए। पहला परिपक्वता और प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि विकास की यात्रा में परिपक्वता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप कहोगे सर मैच्योरिटी या परिपक्वता एक्चुअली होता क्या है, तो आप देखिएगा हर व्यक्ति के सीखने की एक क्षमता होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 6 साल का होता है या अगर कोई बालक 6 साल का होता है तो उसका नामांकन कक्षा 1 के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 6 वर्ष की आयु का बच्चा कक्षा 1 के पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए उसका मानसिक विकास उस स्तर का हो गया रहता है। ठीक है, यानी कक्षा 4 साल का 5 साल के बच्चे की जो आयु रहती है उनके मानसिक विकास उस स्तर का नहीं होता है जो कक्षा 1 के पाठ्यक्रमों को पढ़ सके। इस नाते अगर कोई बच्चा हाई स्कूल में है तो वो इंटर के पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसके जो मानसिक परिपक्वता है वो उस स्तर का नहीं है जिसकी द्वारा वो उस लेवल के जो सिलेबस है उसको जो है वो समझ सके, पढ़ सके। समझ में आ रहा है? लेकिन कई बार आप देख सकते हैं कि आज के समय में छोटे बच्चों पर भी बहुत कठिन पाठ्यक्रम बहुत सारे स्कूलों में थोपा जाता है, जिसकी वजह से उसका जो विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चा आजकल बहुत दबाव महसूस करने लगा है। और इस नाते बाल मनोविज्ञान के द्वारा है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्याओं का जो निर्माण किया जाता है उसके पीछे का उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे के ऊपर जो ये अनायास दबाव पड़ रहा है इसको कम किया जा सके और
इसी तरह से बहुत सारी समितियों ने, जिसमें प्रोफेसर यशपाल समिति का नाम बहुत प्रमुख रूप से लिया जाता है, उन्होंने बच्चों के बस्ते के बोझ कम करने की सिफारिश किया और कहा कि बच्चों के पीठ पर जो बस्ते का बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चा जो है बहुत दबाव महसूस कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा अभिवृद्धि और विकास के संदर्भ में कुछ प्रमुख पॉइंट्स, कुछ प्रमुख तथ्य। ठीक है, आइए इस तरीके से हमारे ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद से अगले पॉइंट्स में हम लोग इसके बाद से क्या देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया है या कहा है। ठीक है, धन्यवाद।